हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके एडुटेरिया के वॉल्यूम 1 वाले प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, यानी कि आज से ही हमारे चैनल पे आपको डेली एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात गाइज, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अभी से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जैसे ही आपका प्री का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है तो उसके बाद बहुत कम समय मिलता है, यानी कि बहुत कम टाइम मिलता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस सेट का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द शामिल किए गए। तो ऑप्शन नंबर 1 में कह रहे कि बंधुत्व, तो इसे शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे कि अखंडता, तो इसे शामिल किया गया था। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष, तो इसे भी शामिल किया गया था। और ऑप्शन नंबर 4 में कह रहे कि समाजवाद, तो इसे भी शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 2, 3 और 4, यानी कि अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को शामिल किया गया था, लेकिन बंधुत्व को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि राज्य पुनर्गठन से फजल अली आयोग संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1957 ईस्वी को पहली बार संशोधन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अस्पृश्यता के अंत से अनुच्छेद नंबर 17 संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 की, तो वो उपाधियों के अंत से संबंधित है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार करें। तो पहला आपका ये कह रहा है कि निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये आपका सही कह रहा है। अगला है कि निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं हैं, तो ये भी सही है। अगला है कि निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख एवं सामान्य आय का वचन देते हैं, तो ये भी सही है। अगला है कि जहां कहीं भी मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद हो वहां निदेशक तत्व की वरीयता दी जाएगी, तो ये आपका गलत कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है हमारा कि अनुच्छेद 76 भारत के महान्यवादी से संबंधित है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला है कि महान्यवादी लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो ये भी कथन सही है। अगला है कि महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है, तो ये भी सही कह रहे हैं। अगला है कि महान्यवादी लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये कथन आपका गलत कह रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1, 2 और 3 कथन सही है। यहाँ पे चौथा कथन गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेमडक सत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेमडक सत्र कहलाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से कथन सत्य है? तो पहला कथन है हमारा कि यह लोक वित्त का संरक्षक होता है, तो ये कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन है हमारा कि इसका नियंत्रण केंद्र व राज्य दोनों पर ही है, तो ये भी कथन हमारा सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो पहला कथन है हमारा कि इसमें 50% सीटों पर
महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, तो ये आपका गलत है। 50% नहीं, यहाँ पे 1/3% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान है। अगला है कि यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, तो ये सत्य है। अगला कि 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, तो ये भी सही सत्य कह रहा है आपका। अगला है कि यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है, तो ये भी सही है। ये फ्रेंड्स आपका गलत है, ये सही नहीं है। तो यहाँ से केवल 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में करें कि प्रथम अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, तो यह आपका सत्य है। अगला है कि चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये भी आपका सही सुमेलित है। अगला है कि 9वीं अनुसूची में दल बदल, तो ये आपका गलत है। जो दल बदल है वो फ्रेंड्स आपकी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण, तो ये भी सही है। केवल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत यहाँ पे लिखा गया है। जो दल बदल है वो 9वीं अनुसूची में नहीं बल्कि 10वीं अनुसूची में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने भारत में सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं कि मुद्रा प्रसार में वृद्धि होती है, या फिर मुद्रा प्रसार में कमी होती है, या फिर मुद्रा प्रसार में कमी या वृद्धि कुछ भी नहीं होता है, या फिर मुद्रा प्रसार यथावत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है कि यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सेबी करता है, SEBI। अगला प्रश्न देखते हैं। गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि गन मेटल में निकल नहीं होता है। अगर हम बात करें तांबा की तो तांबा होता है, जस्ता भी होता है और टिन भी होता है, परंतु निकल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार का मान कितना होता है? तो एक बार का मान 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, तो आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में करें कि एम्पियर, तो एम्पियर का हो जाएगा धारा, वाट का हो जाएगा सामर्थ्य, और जूल का हो जाएगा कार्य, और वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि हाइड्रोजन का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वो फ्रेंड्स ब्रोमीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति प्राय होती है कैसी? क्षारीय होती है,
या फिर अम्लीय या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड की आवृत्ति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, लार का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लार का पीएच मान 6.5 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि CO+N2 ये आपका प्रोड्यूसर गैस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो आइए इसे हम सुमेलित करते हैं। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Fe2SO4 × 7 ऑप्शन नंबर बी में करें कि उजलत होता, तो इसका हो जाएगा ZnSO4 × 7H2O। अगर हम बात करें नीलत होता तो इसका हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। अगर हम बात करें लाल होता तो इसका हो जाएगा CaSO4 × 7H2O। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मलेरिया रोग में शरीर का तिल्ली अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग नहीं हैं, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन से रोग जीवाणु से नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि चेचक रोग जीवाणु से नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाखून, खुर और सींग किससे बने होते हैं? तो नाखून, खुर और सींग कीरेटिन से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि अग्राशय का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? तो फ्रेंड्स मुख से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 82.4 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर अपनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दक्षिणतम छोर का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि इंदिरा पॉइंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में सैडल पीक यानी कि गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि चेन्नई जो है वह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दाची गांव में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे कि हीराकुंड, तो इसका हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे कि मेटटूर, तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी में कि अलमाटी, तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। और ऑप्शन डी में है कि फरक्का, तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने से संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है?
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सुहाना। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में करें कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा विल्ली विली। ऑप्शन नंबर बी में करें कि चीन, तो चीन का हो जाएगा टाइफून। ऑप्शन नंबर सी में करें कि फ्रांस, तो फ्रांस का हो जाएगा मिस्टल। ऑप्शन नंबर डी में करें कि वेस्ट इंडीज, तो इसका हो जाएगा हरिकेन। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, तो बादल वायुमंडल में अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुंडा ट्रेंच कहाँ है, तो सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है, तो विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ी को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में करें कि प्रथम बौद्ध संगीति, तो इसका हो जाएगा महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी में करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति, तो इसका हो जाएगा सबाकामी। ऑप्शन नंबर सी में करें कि तृतीय बौद्ध संगीति, तो इसका हो जाएगा मोगालीपुत्रस। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो इसका हो जाएगा वसुमित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक मैत्रेयनाथ थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विदुषार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचाना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि देव नाम प्रिय के नाम से बिंदुसार को नहीं पहचाना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को विविध नामों से जाना गया है, इनमें से नहीं है। यहाँ से आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जिन नामों से जाना गया है, लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा नाम है कि जिन नाम से उन्हें नहीं जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है कि डायोडोरस के नाम से इन्हें नहीं जाना गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए और बी और सी की, तो इन तीनों के नाम से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायोडोरस के नाम से नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, तो अशोक की अभिलेखों की खोज टिफैनथैलर ने की, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने हवाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन एक हमारा कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, तो ये कथन आपका सत्य कह रहा है। अगला है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया, तो ये भी कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 1 एवं 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि S.A. डांगे ने गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न देखते हैं, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किया था किसने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे आपको डेली अभी से ही मेंस की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है,
तो अगर आप चाहें तो उनका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि हेनरी विवियन डेरोजियो, ये फ्रेंड्स यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि किनके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में करें कि प्रार्थना समाज 1865 में, तो ये आपका गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है कि सत्य शोधक समाज 1873 में, तो ये आपका सही है। अगला है कि आर्य समाज 1875 में, तो ये भी सही है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन 1897 में, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में दरोगा का पद था। आपको बताना है कि मुगल काल में दरोगा का पद क्या था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि टकसाल अधिकारी, यही था दरोगा का पद। किस काल में? तो मुगल काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के वायसराय के समय में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक ने तंबाकू का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की किसने? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही विभाग की शुरुआत की। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि जोजिया बिनिट टुंजी को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स दिवस 2019 का थीम था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, यही इसका थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक डिजिटल नेशन के लेखक हैं। तो एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला में कह रहे कि गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका कह रहे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, तो ये गलत है क्योंकि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। अगला है कि आरिफ उमो खान, इनका कह रहे कि केरल के राज्यपाल, तो ये सही कह रहा है। अगला है कि भगत सिंह कोश्यारी, इनका कह रहे कि तमिलनाडु के राज्यपाल, तो ये भी गलत है क्योंकि फ्रेंड्स वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल अभी एन रवि हैं। अगला है कि राधा कृष्ण माथुर, इनका कह रहे कि लद्दाख के उपराज्यपाल, तो ये सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? तो नॉर्वे में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठनों का समूह है? तो वो 5 संस्थान संगठनों का समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है कि वियना में है। और गाइज इस सेट में हम केवल 80 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे क्योंकि बाकी का यहाँ इसके नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन मैथ के हैं, तो इन्हें हम अभी स्किप करते हैं। तो आप बताइएगा कि आप 80 में कितना स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।